नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी के मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में। और मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात कर रहे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को पढ़ रहे थे, गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, अगस्त ऑफर तक की बात हमने कर ली थी। आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे क्रिप्स मिशन से, जो कि 1942 में आता है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के बारे में आप देखिए, एक तो इसकी डेट याद रखिए 1942 में। जैसे अपने अगस्त ऑफर याद रखा, अगस्त ऑफर 1940 में आया था, ऐसे ही क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स का जो प्रपोजल है वो 1942 के अंदर आता है। ये सवाल सीधे सीधे आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये जो क्रिप्स नाम है ये आया कैसे। उस समय जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हुआ करते थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर या ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे। तो उन्होंने एक प्रपोजल बना करके दिया था। तो उस प्रपोजल के बारे में जानते हैं, क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई भारत को हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। ठीक है, भारत को हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। ठीक है, हालांकि वही वाली बात कि भारत ही तो पहले इसको रिजेक्ट कर चुके थे कि हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए। आप देते तो पहले देते डोमिनेंट स्टेटस, जब तिलक मांग रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस को इस बार फिर दोहराया। फिर बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, एक संविधान सभा बनाएंगे, जो कि आपके लिए संविधान बनाएगी, आपके तरीके से संविधान बनाया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करी। ठीक है, फिर इसने एक बात और बोली कि इफ एनी प्रोविंस वाज नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन, जो बनेगा यूनियन, देन इट कुड फॉर्म अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ सेपरेट यूनियन। तो ये एक तरीके से उसने सेपरेट पाकिस्तान की बात कर दी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है और मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र थे वो तो चाहते थे कि भैया हम सेपरेट हो जाएं, सेपरेट यूनियन बना लें। तो उसके लिए इसने उनको पैसिफाई करने के लिए ये वाला प्रोविजन कर लिया। फिर क्या बोला, डिफेंस ऑफ द इंडिया वुड रिमेन इन द ब्रिटिश हैंड्स। डिफेंस तो ब्रिटिश हैंड्स में ही रहेगा। क्यों डिफेंस ब्रिटिश हैंड्स में रहेगा? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही है यार। वर्ल्ड वॉर में हमको इंडियन सोल्जर्स चाहिए और हम वर्ल्ड वॉर में इंडिया का साथ चाहते हैं। तो डिफेंस तो हम अपने पास ही रखेंगे ताकि इंडिया को हम अपने हिसाब से यूज कर सकें वर्ल्ड वॉर के अंदर। ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, पावर ऑफ द गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय बोल रहे हो आप, जिसको अब आप वायसराय बोल रहे हो, वुड नॉट बी अल्टर्ड, यानी कि उसके पास वीटो पावर थी, वो वीटो पावर उसके पास रहेगी। तो ये क्रिप्स मिशन बोलता है कि भाई ये प्रपोजल देता हूं, अब आप अपनी लड़ाई बंद कर दो और हमको वहां वर्ल्ड वॉर लड़ लेने दो और यहाँ पे शांति से बैठे रहो। ठीक है, भारत के अंदर। गांधी जी बोलते हैं कि भाई साहब पता है आपको प्रपोजल कैसा है? इट्स लाइक पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, आपने एक ऐसा चेक हमको दिया है जिसपे तारीख आगे की दे दी है। क्योंकि उसने क्या बोला कि ये सारी चीजें मैं करूंगा लेकिन वॉर खत्म होने के बाद। अब वॉर खत्म कब होगी, हमें क्या पता वॉर खत्म कब होगी। तो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो यार आप, तो कोई मतलब की नहीं है। ये क्रिप्स मिशन हमको एक्सेप्ट नहीं है, गांधी जी ने बोला। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। अब जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो गांधी जी ने बोला कि भाई अब अपने पास एक ही हथियार बचता है। क्या? देखो 1939 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। गांधी जी ने सोचा यार 1 साल 2 साल में बंद हो जाएगी, तो वो बंद ही नहीं हो रही। पहले तो गांधी जी ने सोचा था कि हम ब्रिटिशर्स को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर तो चल ही नहीं रही। और आप देखते हो कि 1939 से फिर 1945 तक वर्ल्ड वॉर चलती है। तो गांधी जी बोलते हैं बस अब हमको जो है कोई बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, कोई बड़ा जो है कदम उठाना पड़ेगा। तो गांधी जी क्या करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये साल पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो कब चला था? तो 1942 में चला था। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी घोषणा कहां हुई थी? तो इसकी घोषणा जो है 8 अगस्त को एक गोवालिका टैंक हुआ करता है मुंबई में, वहां से करी गई थी 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसको अगस्त घोषणा भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको एक बात क्या बोलते हैं, इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट होती है, देखो लिखा हुआ भी है 8 अगस्त में बॉम्बे के इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो गोवालिका टैंक मैदान से इसकी घोषणा करती है और साफ साफ बोलती है कि नॉन वायलेंट है, यानी हिंसा अभी भी नहीं करेंगे हम। हिंसा तो करनी नहीं है, गांधी जी जब तक है तब तक हिंसा करनी ही नहीं है, तो नॉन वायलेंट है।
मास स्ट्रगल है। मास स्ट्रगल का मतलब यह है कि अब जो निम्न से निम्न तबके का आदमी भी भारत का है, उसको भी इस आंदोलन में आह्वान करा गया। कि बोले ऐसा ही नहीं है कि स्टार्ट तो कहां से करा था, जमींदारों से स्टार्ट करा था, पढ़े लिखे वकीलों से स्टार्ट करा था। बोले अब नहीं, अब मास की आवश्यकता है, पब्लिक की आवश्यकता है, चाहे किसान हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे महिला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो। बोले सब आप लोग जो है इस आंदोलन के अंदर आओ। और आप देखोगे कि ये जो आंदोलन है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें इन सभी ने भागीदारी करी थी। गांधी जी के आह्वान पे सब लोग आ गए थे। ठीक है, कौन नहीं आया था वो भी बताऊंगा। निचले तबके के तो सारे लोग आए थे। ठीक है, तो मास स्ट्रगल था और नारा क्या दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो, या तो अब भारत छोड़ो, या अब तो मतलब करना है, भारत को मुक्त कराना है, या फिर हमें मरना है। ठीक है, तो ये है, तो ध्यान रखना। तो इसको क्या बाद में एक लीडरलेस रिवोल्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि जिस समय इसकी घोषणा करी गई उसके तुरंत बाद, मैंने कहा ना, अंग्रेज तुरंत घोषणा करते ही अरेस्ट करना शुरू कर देते थे, तो तुरंत ही गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं। तो गांधी जी को अरेस्ट करते हैं और जितने नेता होते हैं आसपास के उनको भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो लीडरलेस रिवोल्ट हो जाता है। लीडरलेस रिवोल्ट हो जाता है तो क्या होता है, जनता के पास नेतृत्व तो नहीं रहता, तो जनता जैसा चाहती है फिर वैसे वैसे आंदोलन करने लग जाती है। कई जगह वायलेंस भी आ गया इसमें, जबकि होता ये नॉन वायलेंट। और कई जगह जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी स्टार्ट करने लग गए लोग बाग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट में जाकर के लीडरलेस रिवोल्ट हो गया था। फीचर्स क्या थे इसके, कि भाई मास स्ट्राइक, लोग हैं, पब्लिक लार्ज लेवल पर हड़ताल बैठेगी, दुकानों को बंद करवाया जाएगा। कौन करेगा ये काम, वुमेन्स, स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स, वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्रीज। तो इन सब ने पार्टिसिपेट करा, महिलाओं ने, स्टूडेंट्स ने और ट्रेड यूनियन वाले वर्कर्स ने। ठीक है, गांधी जी और जितने भी कांग्रेस के मेंबर्स थे उस समय, जो कोर वर्किंग कमेटी के थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि अरेस्ट कर लिया गया तो अब कोई लीडर बचा ही नहीं, तो लीडरलेस रिवोल्ट हो गया ये। ठीक है, तो ये कहानी चल रही है क्विट इंडिया मूवमेंट की। फिर क्या होता है, जब ये लीडरलेस रिवोल्ट हो जाता है, अब जो लोकल लीडर्स बचते हैं वो अपने अपने हिसाब से आंदोलन को अपने अपने तरीके से मोड़ लेते हैं। जैसे कि कई लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट बना दी। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब है कि हम अब ब्रिटिश सरकार को मानते ही नहीं, आज से मैं यहाँ का शासन संभालूंगा। खुद का ही घोषणा कर दी पैरेलल गवर्नमेंट की, हमारी खुद की सरकार है। ठीक है, तो पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। किस किसने पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म करी, एक प्रति सरकार बना सतारा में, नाना पाटिल ने बनाई। याद रखना, प्रति सरकार सतारा में नाना पाटिल ने बनाई। एक रेडियो स्टेशन चलाया गया जो कि अंडरग्राउंड मैसेजेस दिया करता था, क्योंकि रेडियो स्टेशन को खुलेआम तो चलने नहीं देते ब्रिटिशर्स। तो रेडियो स्टेशन चलाया गया, किसने चलाया, उषा मेहता ने चलाया। ये सवाल यूपीएससी तक ने पूछा हुआ है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि उषा मेहता रेडियो स्टेशन चलाती थी। ठीक है, अंडरग्राउंड तरीके से। अरुणा आसफ अली जो कि वकील हुआ करती थी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्रा, ये लोग भी जो हैं अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में शामिल थे। और इनमें से कई लोग लेफ्टिस्ट थॉट के थे, है ना, कम्युनिस्ट थॉट के थे। ठीक है, तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज स्टार्टेड, मैंने कहा ये सब करने लग गए। किस किसने पार्टिसिपेट नहीं करा, देखो मर्चेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा। उच्च स्तर के जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। क्यों, बोले भैया हमें हमारा धंधा बढ़िया लगता है, तो धंधा करने दो, ये सब पॉलिटिक्स में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। राजा महाराजा प्रिंसेस, वो भी इन्वॉल्व नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी करी हुई थी, अंग्रेजों के तो दोस्त हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला भाई हमें भी ये युद्ध नहीं लड़ना। प्रिंस वगैरह थे, वो भी नहीं हुए। मुस्लिम लीग ने भी जो है साथ नहीं दिया। क्यों, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन चलाया किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्यों साथ देगी, नहीं दिया। मुस्लिम लीग ने भी साथ नहीं दिया, तो इन लोगों ने क्या करा, पार्टिसिपेट ही नहीं करा। तो ये चीज है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, एक बार आप नोट कर लीजिए। अब क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया 1942 का। अब सीधे आएंगे अपन 1945 में। उस समय जो वाइसराय है वेवल, वो एक प्लान लेके आता है। हर वाइसराय अपना प्लान लेके आता है। बोले अरे यार तुम ऐसे मान लो, तुम ऐसे मान लो, ये अच्छा, अब अपने प्लान ये है। वेवल प्लान लेके आता है 1945 में। तो आपको तो बस यही याद रखना है कि वेवल प्लान जो है 1945 में आया था। तो ये क्रोनोलॉजी याद रहनी चाहिए। मोटा मोटी क्या इसके पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे ये। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि वॉर खत्म होने के बाद नया संविधान लेकर के आएंगे हम। ठीक है साहब,
एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है गवर्नर जनरल की, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें अब खाली भारतीय रहेंगे, यानी कि अंग्रेज लोग रहेंगे ही नहीं। और इन भारतीयों में इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा हिंदूज एंड मुस्लिम्स का। और बोलो, और बोलते हैं कि भाई वीटो पावर रहेगी गवर्नर जनरल के साथ। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान थे। अभी वेवल प्लान को भी ज़्यादा इन्होंने किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, पर ये इतना ध्यान रखना है कि 1945 के अंदर वेवल प्लान आया था। ठीक है, एक बार नोट कर लो उसको भी। अब वेवल के जाने के बाद लास्ट प्लान आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आता है, कैबिनेट मिशन प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट प्लान, क्योंकि बस अब यहीं से जो है ना आज़ादी की नींव पड़ चुकी है और अंततः काम कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही होगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है 1946 में। ये ध्यान रखिएगा, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। इस प्लान के अंदर, इस मिशन के अंदर कौन कौन मेंबर्स होते हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन मेंबर हैं? सबसे पहले तो है पैथिक लॉरेंस। ये कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लंदन में बैठता है, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, फिर आ रहा है स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये ट्रेड का कुछ ट्रेड बोर्ड वगैरह का चेयरमैन हुआ करता था ब्रिटेन में, स्टेफोर्ड क्रिप्स। पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी था जो क्रिप्स प्लान आया था, यही लेकर के आया था। अब इसको दोबारा स्टेफोर्ड क्रिप्स को इस मिशन के अंदर लिया जाता है। एक है एवी अलेक्जेंडर, ये एडमिरल था, नेवी वेवी का कुछ काम देखता था। ठीक है, तो ये तीन लोग जो हैं कैबिनेट मिशन के अंदर में आते हैं, भारत के अंदर में आते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है ब्रिटेन का, सीमेंट एटली, वो इनको भेजता है कैबिनेट मिशन प्लान लेकर के। देखो, अब अंग्रेज भी है ना भारत को छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर में काफ़ी हानि हुई है उनको। उन्हें पता था कि अब हम भारत को ज़्यादा दिन कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। यूँ मान करके चलो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है, भारत को आज़ादी दिलाने में वर्ल्ड वॉर सेकेंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो अंग्रेज भी थके हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई यार आप अपना सामान ले लो अब हमसे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 के अंदर में आता है। कैबिनेट मिशन प्लान आता है तो मुस्लिम लीग को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है उनसे कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट चल रहा है, सेपरेट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आते ही बोल देता है कोई सेपरेट पाकिस्तान नहीं है, कोई सेपरेट अलग से कोई राष्ट्र नहीं बनेगा, जो राष्ट्र है वो यही है। ठीक है, तो क्या कर दिया कि देयर इज नो सेपरेट पाकिस्तान, पाकिस्तान तो नहीं बनेगा, ये बोल दिया कैबिनेट मिशन प्लान में। तो ऑब्वियसली बात है, कैबिनेट मिशन प्लान जब ये कह देगा तो जिन्ना तो वैसे ही इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन कांग्रेस वाले तो सुनेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई पाकिस्तान बने। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन प्लान कहता क्या है? पहले तो ये बोलता है कि साहब एक संविधान सभा बनाई जाएगी, एक संविधान सभा बनाई जाएगी। अब और ये जो संविधान सभा है, इसमें जो आपके प्रांत हैं, प्रोविंसेस हैं, जहां पे ब्रिटिश सरकारें थी, जहां पे ब्रिटेन के अंडर में था, वहां से कुछ लोग इलेक्ट होकर के आएंगे, तकरीबन 293 मेंबर्स इलेक्ट होकर के आएंगे। और प्रिंसली स्टेट से भी, जो प्रिंसली स्टेट है वहां से भी तकरीबन 93 लोग इलेक्ट होकर के आएंगे। ऐसे करके एक संविधान सभा का निर्माण करा जाएगा और वो भारत का संविधान बनाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि भारत के लोग ही भारत का संविधान बनाएंगे। ये कैबिनेट मिशन ने पहले ही तय कर दिया। बाद में जो संविधान सभा बनेगी वो इसी प्लान से बनेगी और वही फिर अपन पॉलिटी में देखते हैं कि वही लोग संविधान को फिर लागू करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान ये भी बोल देता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, यही, क्योंकि चुने हुए लोग हैं, सरकार बनाने में सक्षम है, तो यही जब तक संविधान लागू नहीं हो जाएगा तब तक ये इंतरिम गवर्नमेंट की तरह काम करेगी। जब तक संविधान लागू नहीं हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इंतरिम गवर्नमेंट की तरह कार्य करेगी। और क्या बोल देते हैं कि भाई एक फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हमने सोचा है, फेडरल गवर्नमेंट का, जिसमें डिफरेंट प्रोविंसेस हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है, वो सब जुड़ जाएंगे। जितने इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स हैं जहाँ पे राजे रजवाड़े हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि उनको उन्होंने एक फ्रीडम दे दी कि या तो आप ज्वाइन कर लेना या तो आप जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही चले जाना। यानी ब्रिटेन के अंडर में अगर आप रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, आपको छूट है। अदरवाइज आप ये जो इंडियन फेडरेशन बनेगा इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ऐसे करके एक फेडरेशन बनाने की उन्होंने परिकल्पना करी। और क्या बोला कि एक 3 टियर ग्रुपिंग करेंगे हम प्रोविंसेस की, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कि हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस
मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इन द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जैसे कि पंजाब सिंध है, एंड मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इन द ईस्ट, जो कि बंगाल वगैरह है। तो ऐसे करके ग्रुपिंग करेंगे। और ये बोल दिया गया कि भाई 5 साल बाद अगर कोई प्रोविंस अपने ग्रुपिंग से निकल करके दूसरे ग्रुपिंग में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो अपने को बस इतना ही याद रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसने ये प्रावधान रखे थे। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। मोस्ट प्रोबेबली तो ये आएगा कि 1946 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब क्या होता है, इससे पहले एक बात मैं बताता हूं आपको। इंतरिम गवर्नमेंट की बात मैंने करी थी आपसे कि भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंतरिम गवर्नमेंट बन जाएगी। मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर देता है, बोले हमें नहीं चाहिए। लेकिन उनको कोई समझाता है कि साहब इंतरिम गवर्नमेंट में तो ज्वाइन करो आप, क्योंकि चुन करके तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो भी पहुंचे थे, तो इंतरिम गवर्नमेंट को तो ज्वाइन करो आप। तो दिमाग में आता है मुस्लिम लीग के कि यार अपन इंतरिम गवर्नमेंट तो ज्वाइन करेंगे, इससे होगा क्या कि ये जो गवर्नेंस कर रहे हैं ना कांग्रेस वाले, अपन उसको बाधित करेंगे, तो एक बार ज्वाइन तो करो। ठीक है, तो ज्वाइन करते हैं मुस्लिम लीग वाले इंतरिम गवर्नमेंट को। हालांकि कुछ समय के लिए ज्वाइन करते हैं, बाद में फिर चले जाते हैं। तो जब इंतरिम गवर्नमेंट बनती है, उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? जवाहर लाल नेहरू, क्योंकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, सबसे ज्यादा सीटें इनके पास थी। और जब फाइनेंस मिनिस्टर बनता है वो मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान, ये मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, लियाकत अली खान, ठीक है, ये बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन एज यूजुअल इनमें आपस में कॉपरेशन नहीं होता है, तो इंतरिम गवर्नमेंट भी पंगु जैसी हो जाती है, पंगु हो जाती है। और इस दौरान क्या होता है, कम्युनल राइट्स बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ जाते हैं, और सरकार क्योंकि पंगु होती है कंट्रोल ही नहीं कर पाती दंगों को। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान। एक नया वाइसराय बोल लो या गवर्नर जनरल बोल लो, माउंटबेटन आता है 1947 में। और माउंटबेटन अपना एक प्लान लेकर के आता है भारत को आज़ादी देने का। क्या कहता है वो 1947 में माउंटबेटन आकर के कि बाय 15 अगस्त 1947 भारत को हम फ्री छोड़ देंगे। भारत को हम क्या कर देंगे? फ्री छोड़ देंगे। भारत को फ्री छोड़ने में एक चीज और कह देता है वो कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, भारत में उस समय तकरीबन 563 प्रिंसली स्टेट्स थे। राजे रजवाड़े, छोटे बड़े बड़े रजवाड़े भी थे। जयपुर राजघराना हो गया, जोधपुर राजघराना हो गया, ग्वालियर राजघराना हो गया, छोटे मोटे भी थे। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको क्या क्या है, उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो फ्री रह लें, इंडिपेंडेंट, या वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या वो हिंदुस्तान के साथ चले जाएं। बताओ भाई, प्रिंसली स्टेट्स को यह ऑप्शन दिया गया। हुआ क्या, जब ये माउंटबेटन प्लान आया तो कई मैक्सिमम जो रजवाड़े थे उन्होंने तो भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया कि भाई हम तो भारत के साथ जाना चाहते हैं। मैक्सिमम ने, तकरीबन 560 ने तो साइन कर दिया हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। 2-3 रह गए थे, जूनागढ़ रह गया, हैदराबाद रह गया और जम्मू कश्मीर रह गया। इनको फिर आप कालांतर में देखोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय होम मिनिस्टर बने थे सरकार के अंदर, वो कैसे भारत के अंदर सम्मिलित करते हैं। जैसे हैदराबाद के निज़ाम को कन्विंस कर देते हैं और फिर फोर्स भेजते हैं कि भैया हैदराबाद जो है भारत का हिस्सा है, तो भारत के अंदर मिलाया जाता है। जूनागढ़ के नवाब को कन्विंस, जूनागढ़ में जो राजा था उनको कन्विंस कर देते हैं कि भैया आप भारत के अंदर आओ। प्रॉब्लम आती है जम्मू कश्मीर के साथ। वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह जी, वो काफ़ी देर करते हैं भारत और पाकिस्तान में चुनने के लिए, और वो चाह रहे थे कि मैं इंडिपेंडेंट रह जाऊँ। लेकिन इस बीच होता क्या है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जम्मू कश्मीर पे अटैक कर देती है, और फिर हरी सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के थे उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती कर दी, मेरे को टाइम से भारत को
ज्वाइन कर लेना चाहिए था। फिर वो भारत के पास मैसेज भेजते हैं, भारत की आर्मी आती है, पाकिस्तान की आर्मी से जो भी ट्राइब्स थे और पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनसे लड़ते हैं, और काफ़ी हद तक जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको इंडिया के अंदर विलय करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी तो आपने पिक्चरों में सुनी भी होगी, जम्मू एंड कश्मीर वाली। तो ये प्रिंसली स्टेट्स की कहानी थी, माउंटबेटन प्लान के साथ जो कहानी हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, भारत का इंडिपेंडेंस डे बन जाता है। ठीक है, एक बार नोट करो। अब अपन ने मॉडर्न हिस्ट्री लगभग पूरी कर ली है। पूरा अपन ने हिस्ट्री का इतिहास एंशिएंट इंडिया से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक का ख़त्म कर लिया है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको बिल्कुल क्विक रेडी रिकॉर्नर्स रहें। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन था, तो आंसर है, ये सवाल है, आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था माउंटबेटन प्लान लेकर के आए थे 3 जून को 1947 में, कहा था 15 अगस्त तक आज़ादी दे देंगे। तो आज़ादी का मतलब ये थोड़ी है कि तुरंत ही जो है माउंटबेटन अखबार वो प्लेन पकड़ेगा और लंदन चला जाएगा। यहाँ पे तो अराजकता फैल जाएगी। यहाँ पे अभी सरकार ही नहीं बनी है, यहाँ पर अभी संविधान ही नहीं बना है। एक बार संविधान बनेगा तभी तो भारत में गवर्नर जनरल की जगह प्रेसिडेंट आएगा। संविधान कब बन के लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो इसके बाद ही तो गवर्नर जनरल की जगह प्रेसिडेंट आएगा। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे फिर, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट। परंतु 1950 से पहले आजादी तो 47 में मिल गई, तो 1947 से लेकर के भैया 1950 तक क्या बिना प्रेसिडेंट के काम करोगे? सरकार कैसे चलेगी? तो गवर्नर जनरल की पोस्ट को कायम रखा गया आजादी के बाद भी। और माउंटबेटन से रिक्वेस्ट करी गई थी कि साहब आप कंटिन्यू करो जब तक कि हमारा गवर्नर जनरल नहीं बन जाता। तो लॉर्ड माउंटबेटन आजादी के बाद भी भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इज लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा सवाल, 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन चले जाते हैं वापस ब्रिटेन, बोलते हैं अब तुम अपना गवर्नर जनरल बना लो। तो सी राजगोपालाचारी को एज अ फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बनाया जाता है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन बनता है 1948 के अंदर? सी राजगोपालाचारी। ये 2 फैक्ट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? आगे अपने को बहुत इंपॉर्टेंट मस्त चीज मिलेगी। किताबें लिखी गई हैं पूरे मॉडर्न इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट्स के दौरान। तो वो किताबें किसने लिखी ना, वो मैच द फॉलोइंग में आता है। पहले देखो, अल हिलाल नाम की किताब लिखी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। ये एजुकेशन मिनिस्टर बने थे बाद में, ध्यान रखना, है ना। अल हिलाल नाम की किताब लिखी है। यंग इंडिया हरिजन इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की है। इंडियन ओपिनियन तो साउथ अफ्रीका में लिखी थी, मैंने बता ही दिया था आपको। हरिजन नाम की जो किताब लिखी थी वो ये बताने के लिए लिखी थी कि भाई हरिजनों का उत्थान कैसे हो। मैंने कहा था ना पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था तो गांधी जी ने बोला था कि ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं सोचता हूं दलितों के बारे में। एक तो उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया, बोले ये हरिजन है। दूसरी बात ये कि भाई इनका उत्थान होना चाहिए, तो उनके उत्थान के लिए इन्होंने हरिजन नाम की किताब लिखी। और एक यंग इंडिया नाम की किताब भी इन्होंने ही लिखी थी। तो महात्मा गांधी की 3 किताब तो पूछी जाती हैं। फिर दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज चालू करा था, इन्होंने एक किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है,
सत्यार्थ प्रकाश किताब उन्होंने राजस्थान का जो उदयपुर है वहां पे खत्म करी थी और अजमेर से इसको प्रकाशित करा था। तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। दादा भाई नेरोजी, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, इन्होंने एक किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अंदर क्या लिखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, यानी हमारी संपत्ति को ले जा करके, हमारे धन को ले जा करके फॉरेन में दे रहे हैं, लंदन में और ब्रिटेन में दे रहे हैं। ये चीज़ें उन्होंने लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू ने लिखा। सेम टॉपिक पर आरसी दत्ता ने किताब लिखी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन दोनों में ही ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में लिखा गया है। तो ऐसे मैं आपको ये कहानियां इसलिए बताता जा रहा हूं ताकि आपको कोरिलेट रहे कि कौन सी किताब किसने लिखी थी। ऐसे तो आप फिर रटते रहोगे, इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्ता, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्ता, कोरिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये इनकी आत्मकथा है। सुभाष चंद्र बोस कौन, अब यहीं पे बात कर दूं मैं, इनके बारे में अपन ने ज्यादा स्टडी नहीं करी, करनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने यही बता दूं मैं आपको कि एक तो ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, इन 1938 हरिपुर स्टेशन। उसके बाद इनकी कुछ अनबन हो गई थी कांग्रेस से, तो इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली थी और 1939 में इन्होंने स्थापित करी एक नई पार्टी जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये सवाल आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ध्यान रखना भाई, आएगा सवाल, आ सकता है। इंडियन स्ट्रगल नाम की किताब लिखी सुभाष चंद्र बोस ने। अनहैप्पी इंडिया है, इंडिया हैप्पी नहीं है, किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय कौन? वही जिन्होंने साइमन कमीशन पे सर पे लाठी मार दी थी, उनकी डेथ हो गई थी। डीएवी कॉलेजेस बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्होंने क्या लिखा? अनहैप्पी इंडिया। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यही जिन्होंने अल हिलाल लिखी थी, इन्होंने एक और किताब लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या लिखा है इसके अंदर? कि भाई कैसे पूरा जो स्ट्रगल है, कैसे फाइनली अंततः जो है भारत को जो है फ्रीडम प्राप्त होती है। तो इंडिया विन फ्रीडम। भगत सिंह ने क्या लिखा है? भगत सिंह वही जिन्होंने नौजवान सभा बनाई थी 1926 में। वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं एथिस्ट क्यों हूं, किताब किसने लिखी है? भगत सिंह ने लिखी है। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी, और ये किताब जो है गुजराती में लिखी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के लिए मेरी लड़ाई, मैं सत्य को कैसे जिताता हूं, आपका जो है ये माई एक्सपेरिमेंट विद महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप YouTube पर एक सीरियल है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, श्याम बेनेगल जी जो है उन्होंने डायरेक्शन करा है। जवाहरलाल नेहरू ने जेल में जब वो गए, उस दौरान उन्होंने भारत के इतिहास के ऊपर कहानियां लिखी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसका टाइटल दिया। उसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए श्याम बेनेगल जी ने एक मूवी बनाई, भारत एक खोज। ठीक है। तो आप YouTube पे देखिएगा, इतिहास की काफ़ी जानकारी उससे मिलती है। तो ये पूछा जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। गीता रहस्य तो मैं बता ही चुका आपको। बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम ऑफ वेदास, बाल गंगाधर तिलक। इसी में उन्होंने बोला था कि भाई जो आर्यंस आए हैं वो कहाँ से आए हैं? आर्कटिक के पास से आए हैं। ठीक है ना। हालांकि आर्यंस को अधिकांश ये मानते हैं कि कैस्पियन सी के पास से आए थे। ठीक है। ये मानते थे आर्कटिक से आए थे। गीतांजलि, वेरी इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर। इनका एक इंस्टीट्यूट भी था, है ना, शांति निकेतन। इनका एक इंस्टीट्यूट भी था रविंद्रनाथ टैगोर का, शांति निकेतन। ठीक है। तो गीतांजलि इन्होंने लिखी थी। लाइफ डिवाइन, अरविंदो घोष। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार नोट करो आप। अब इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बता दी।
ठीक है, अब टाइटल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किसको क्या टाइटल दिया जाता रहा है, ठीक है, पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान। बादशाह खान और बच्चा खान, अब्दुल खान गफर, अब्दुल गफर खान वही हैं जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, जिन्होंने रेड शर्टीज बनवाए थे ना, रेड शर्ट्स वगैरह इनके साथी पहनते थे, तो वही है बादशाह खान, बच्चा खान। खान अब्दुल गफर खान इनका पूरा नाम था। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता गांधी जी को कहते थे, लेकिन ये टाइटल दिया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था गांधी जी को टाइटल। द टाइटल वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। ये पूछा जा सकता है कि हु गेव द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता टू महात्मा गांधी? सुभाष चंद्र बोस। फिर अगर गांधी जी को इन्होंने टाइटल दिया तो गांधी जी बोलते हैं यार मैं लेके थोड़ी रखूंगा, मैं भी दूंगा, तो गांधी जी ने टाइटल दे दिया नेताजी। किसको? सुभाष चंद्र बोस को बदले में टाइटल दिया नेताजी। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। तो ये पूछा जा सकता है हु गेव द टाइटल ऑफ नेताजी टू सुभाष चंद्र बोस? महात्मा गांधी। ठीक है। गुरुदेव किसको कहते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को। कौन कहता था? ये भी गांधी जी कहते थे रविंद्रनाथ टैगोर को। महात्मा कौन कहता था गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपस में एक दूसरे को टाइटल देते रहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी को कहते हैं लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि ये महात्मा है। गुरुदेव गांधी जी ने बोला कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है। चाचा, ये तो अपन सब जानते हैं, चाचा नेहरू। ठीक है। दीन बंधु CF एंड्रूस, और इसमें एक रह गया, एक है लोक बंधु। हाँ, ये तो दीन बंधु है CF एंड्रूस। एक है देश बंधु CR दास। ये इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? देश बंधु के नाम से इनको बुलाते हैं। ठीक है, CR दास को। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, एक बार नोट करो उसको। लोकनायक किसको बोलते हैं? राजस्थान के बहुत बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण। इनके नाम पे जोधपुर में यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो लोकनायक किसको बोलते थे? जयप्रकाश नारायण को बोलते थे। ठीक है। लाल बाल पाल कौन थे? मैंने पहले ही बता दिया, आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी गरम दल के थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। लोकमान्य किसको कहते थे? बाल गंगाधर तिलक को कहते थे। महामना किसको कहते थे? मदन मोहन मालवीय। महामना किसको बोलते थे? मदन मोहन मालवीय का नाम क्या था? मतलब एक टाइटल दिया गया था महामना। ठीक है। अब ये तो सभी जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया अपने सरदार पटेल। यूं मान लो कि भारत आज जो यूनिफाइड फॉर्म में दिख रहा है ना, वो सरदार पटेल के प्रयासों की वजह से ही दिख रहा है। इस पे कई मूवीज हैं, आप यूट्यूब पे डाल करके देख लेना। अपने अंतिम समय तक भी सारी रियासतों को भारत के अंदर मिलाने का जो श्रेय जाता है वो सरदार पटेल को जाता है। ठीक है। इन्होंने ही इंडियन पुलिस एकेडमी हैदराबाद में इनके नाम से है, सॉरी इंडियन नहीं, नेशनल पुलिस एकेडमी। जो इंडियन पुलिस सर्विसेज के लोग सेलेक्ट होते हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं हैदराबाद में, वो सरदार पटेल के नाम से वो एकेडमी, क्योंकि होम मिनिस्टर भी रहे और भारत की इंटीग्रिटी के लिए काफी काम करा इन्होंने। ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कोकिला सरोजिनी नायडू। ठीक है। पैरट ऑफ इंडिया तूतिए हिंद। अब ये अलग चीज है। देखो, ये अमीर खुसरो के जो टाइटल आया, अब ये नेशनल मूवमेंट में नहीं था। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि ये अमीर खुसरो जो है, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था, इसको टाइटल दिया गया था कि ये तूतिए हिंद है। इसने काफी किताबें लिखी थी। ठीक है। कव्वाली का आविष्कार इसने करा था, तबले का आविष्कार इसने करा था। ठीक है। तो ये है, गजलों का आविष्कार इसने करा था, तो इसलिए इसको तूतिए हिंद बोलते थे। ठीक है। पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, देशभक्तों का भी देशभक्त, सबसे बड़ा देशभक्त सुभाष चंद्र बोस। क्यों? क्योंकि यार इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करा है। अच्छा, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में भी बताऊंगा अभी मैं ना, ये खत्म करने के बाद। पंजाब केसरी या लाइन ऑफ द पंजाब, लाला लाजपत राय। पंजाब में ही काम करते थे, पंजाब केसरी। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बताऊं मैं,
इसका गठन 1943 में सिंगापुर में, इसकी जो कमान थी, बन तो पहले ही गई थी, कोई मोहन सिंह नाम के आदमी थे, उन्होंने बना दी थी, लेकिन इसकी कमान 1943 में सिंगापुर में रास बिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। और इंडियन नेशनल आर्मी जो है, आजाद हिंद फौज, उसने जापानियों का साथ दिया वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और भारत पे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अटैक करे उसमें इंडियन नेशनल आर्मी की ट्रूप्स भी जापानीज के साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई उन्होंने लड़े थे। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि पकड़ लिए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा। एक तो है शाहबाज खान, ठीक है ना, और एक इंपॉर्टेंट नाम है लक्ष्मी सहगल। ये काफ़ी आप इनकी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखोगे, लक्ष्मी सहगल जी थी। तो एक टुकड़ी हुआ करती थी इंडियन नेशनल आर्मी की जिसको कहते थे रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, ठीक है ना। जब इन लोगों को पकड़ लिया गया तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो लोग थे उनको पकड़ लिया गया और इनके लिए ट्रायल करा गया। ट्रायल यानी कोर्ट प्रोसीडिंग्स कहां करी गई? एट रेड फोर्ट। और इनको बचाने के लिए इनकी जो वकालत करी, कई लोग गए, कांग्रेस के भी गए एडवोकेसी के लिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग इनको एडवोकेट करने गए कि साहब ये जो आने वाले हैं इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें माफ कर दो, है ना। तो ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। आगे चलिए, अब बात करेंगे सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में। हालांकि सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स में आपको पहले करा चुका हूं, इंपॉर्टेंट एक बार और रिवाइज करा देता हूं ताकि आप लास्ट में बिल्कुल याद करते हुए जाएं और एग्जाम में बिल्कुल सही ऑप्शंस पे टिक करते हुए आए। आत्मीय सभा 1815 में राम मोहन राय ने बनाई, यानी राजा राम मोहन राय ने बनाई, ठीक है। आप तो बस इतना ही याद करो, बाकी कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आत्मीय सभा, ठीक है। फिर ब्रह्म समाज बनाया 1828 में कलकत्ता में, ये भी राम मोहन राय ने बनाया। तत्वबोधिनी सभा 1839 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के ही जो है ये वो है फादर हैं एक तरीके से, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, तत्वबोधिनी सभा बनाई थी इन्होंने, ठीक है। फिर प्रार्थना समाज बनती है 1867 में बॉम्बे में, ये डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा बनाते हैं। इनके साथ एक जस्टिस भी एसोसिएट हो जाते हैं जिनका नाम है एमजी रानाडे, ये इंपॉर्टेंट है, एक जज होते हैं ये, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। थियोसोफिकल सोसाइटी, ये आपने एक नाम सुना होगा, 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना करी थी मैडम एचपी ब्लावत्स्के एंड कर्नल एचएस ऑलकॉट ने। लेकिन भारत के अंदर इसकी जो शुरुआत करती हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की, वो करती हैं तो थियोसोफिकल सोसाइटी के जो भारत में जो काम करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के लिए, वो हैं एनी बेसेंट, ठीक है। आगे चलते हैं।
फिर आती है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये नॉर्मली बॉम्बे पूना यहाँ पे काम करते थे। तो 1884 में पूना में कौन बनाते हैं? जी अगरकर, एम रानाडे, वी चिपडोंका। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, आजकल इसको फर्ग्यूसन कॉलेज के बारे में, जो फर्ग्यूसन कॉलेज है पूना में ही, अब इस नाम से जाना जाता है। पहले क्या थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी। बनाने वाले कौन थे? जी अगरकर, एम रानाडे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है रामकृष्ण मिशन, 1897 में बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने बनाई थी। अपन ने जब सोशो रिलीजियस रिफॉर्म पढ़े थे तो स्वामी विवेकानंद को बहुत डिटेल में स्टडी करा था अपन ने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले बनाते हैं बॉम्बे में। ठीक है, और रहनुमाई सभा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पारसियों में, पारसी कम्युनिटी में रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी। बॉम्बे में 1851 में बनी थी। ये नेरोजी फर्डनजी, दादा भाई नेरोजी SS बंगाली द्वारा बनाई जाती है। और मैंने आपको इसका कीवर्ड भी बनाया था कि आप तो खाली ये याद रख लीजिएगा कि नेरोजी एंड नेरोजी ने बनाई थी। ठीक है, और इसी सभा ने किताब भी लिखवाई थी जिसका नाम था राष्ट्र गोफ्तर। ठीक है, तो ये हैं आपके सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के जो आंदोलन है इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिए। अब क्योंकि मॉडर्न इंडिया आपका खत्म हो गया है, हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा, देखते हैं आपने कितना रिवाइज कर रखा है। ठीक है, अरेंज फॉलोइंग events in chronological order from first to last। ठीक है, पहला ऑप्शन चौरी चौरा केस, दूसरा ऑप्शन क्विट इंडिया मूवमेंट, तीसरा ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह, चौथा ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह आ गया। अब आप लिखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बताइए, अगर आपने क्रोनोलॉजी पढ़ी है, इतिहास को वैसे ही पढ़ा है जैसे मैंने पढ़ाया है, क्रमबद्ध तरीके से, लाइन बाय लाइन, तो अब बताइए पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था। तो देखिए, मैंने आपको बताया था चौरी चौरा कांड जो है वो 1922 में हुआ था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये 1920 में हुआ है। अलग अलग हुआ है, तो ऑप्शंस क्या हो गए आपके, क्रोनोलॉजी क्या हो गई? सबसे पहले क्या हुआ है? 3 चंपारण, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 4, फिर चौरी चौरा 1, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 2। तो ये क्रोनोलॉजी जहां जिस ऑप्शन में मिले ये सही है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आएंगे। एक और सवाल देखिए, Who wrote book title My Experiment with Truth? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 जवाहर लाल नेहरू, ऑप्शन 3 अरबिंदो घोष, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। बताइए, अभी किताबें पढ़वाई थी आपको,
तो ये जो किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये इन चारों में से किसने लिखी थी? तो भैया महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जवाब आपके सीयूईटी के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आप लोग ढंग से इतिहास को पढ़िएगा। इतिहास के लेक्चर आपके यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच।